हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में लोकपाल टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इस क्लास में एक तो अपन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा अपन अपकमिंग एग्जाम्स में आपके क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सबको शामिल करते हुए पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, इस क्लास में हमने एक तो इजी, मीडियम और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को शामिल किया है ताकि पूरा टॉपिक भी कवर हो जाए और आपके क्वेश्चंस का एनालिसिस भी हो और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं उसका भी आपको मालूम रहे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करें। ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो लोकायुक्त अधिनियम बनाया गया था उसके तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, लोकपाल संघ के लिए और लोकायुक्त राज्यों के लिए स्थापित किए गए। ये देखिए स्टेटमेंट सही है। जो लोकपाल शब्द है ये आपके केंद्र में जो है वो लोकपाल जो पद है उसके लिए है, जबकि लोकायुक्त जो है वो राज्यों के लिए है। पहली चीज तो ये, तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है। आगे अपन बात करें, ये दोनों संस्थाएं संवैधानिक निकाय है। तो देखिए, संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि वह निकाय जिसका उल्लेख संविधान में हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अधिनियम मतलब एक्ट बनाया गया संसद के द्वारा, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इस कारण से ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। लोकपाल और लोकायुक्त जो है वो वैधानिक निकाय है, मतलब जो है संसद द्वारा निर्मित कानून, संसद के द्वारा निर्मित कानून से बने हैं। वैधानिक या सांविधिक भी बोलते हैं कई बार, लीगल बॉडी है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, अपन सबसे पहले बात करें लोकपाल की, तो यहाँ पे अपने को दो शब्दों से बना है, एक तो लोक और पाल, मतलब जनता का प्रहरी। तो मतलब ये जो बेसिकली आपके सेंट्रल लेवल पर भ्रष्टाचार से रिलेटेड मामलों की जांच करता है और उनके बारे में जो है सिफारिशें देता है। तो यहाँ पे अपने को जो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपके रहेगा केवल एक कथन, तो इसका आंसर रहेगा ए। अब अपन आगे बात करें तो ये एक वैधानिक निकाय है, लीगल बॉडी है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है क्योंकि ये संवैधानिक पद तब होता जब इसका उल्लेख संविधान में होता। जैसे आपके जो निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक आयोग है, या आपके जो है जैसे संघ लोक सेवा आयोग है 315 से 323 तक उसके प्रोविजन है, तो वो आपके संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान में हो। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, भारत में लोकपाल शब्द को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन है अशोक कुमार सेन, एल.एम. सिंघवी, वीरप्पा मोइली और अन्ना हजारे। तो देखिए, ये सब लोकपाल से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे पूछा है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, मतलब शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये थे डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी। देखिए, लक्ष्मीमल सिंघवी आप और रीजन से भी जानते होंगे, जैसे इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो आप जब पंचायती राज संस्थाएं पढ़ते हैं तो अब भी इनके बारे में सुना होगा। तो सबसे पहले इन्होंने लोकपाल शब्द प्रयोग किया था। अब अपन बात करें ऑप्शन से रिलेटेड, तो देखिए अशोक कुमार सेन जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1962 में लोकसभा में, ये उस वक्त कानून मंत्री थे, इन्होंने सबसे पहले संसद में लोकसभा में लोकपाल से संबंधित बिल पेश किया था। वीरप्पा मोइली आपके द्वितीय प्रशासनिक आयोग जो है एआरसी के अध्यक्ष थे। अन्ना हजारे, इनके नेतृत्व में 2011 में आंदोलन चलाया गया इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप लोकपाल अधिनियम पारित हुआ। तो ये सब लोकपाल से रिलेटेड है, लेकिन जो सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रयोग किया वो थे लक्ष्मीमल सिंघवी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपके, भारत में लोकपाल की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किस और किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? तो अपन ने अभी बात की 1960 में वीके कृष्ण मेनन द्वारा, 1963 में अशोक कुमार सेन द्वारा, 1968 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा और 1971 में मोरारजी देसाई द्वारा। तो देखिए, जो अशोक कुमार सेन है उन्होंने 1963 में, जैसे यहाँ पे 1963 है, कई बुक्स में आपके 1962 ही है, तो 1962-63 के दरमियान जो है अशोक कुमार सेन जो उस वक्त कानून मंत्री थे, उन्होंने पहली बार जो है लोकसभा में लोकपाल बिल पेश किया, और ये कुल 8 बार लोकपाल बिल पेश किया गया, उसके बाद ये लोकपाल कानून बना। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके स्वीडन में ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन से 1809, 1848, 1909, 1945। तो देखिए, ओम्बुड्समैन जो संस्था है वो लोकपाल का ही पूर्ववर्ती वर्जन है, मतलब इसे इंग्लिश में जैसे ओम्बुड्समैन कहा जाता है, जनता का प्रहरी, जनता का रक्षक। तो लोकपाल इससे इसका हिंदी वर्जन आप मान सकते हैं कि भाई ये सबसे पहले जो विश्व में सबसे पहले जो लोकपाल या ओम्बुड्समैन की स्थापना हुई थी, वो एक चीज ध्यान रखना है, स्वीडन में हुई थी। ठीक है, और ये कब हुई थी? ये 1809 में हुई थी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक तो कि विश्व में सबसे पहले लोकपाल या ओम्बुड्समैन की स्थापना कब हुई थी?
1809 में, और कहाँ हुई थी ये भी ध्यान रखें, स्वीडन में सबसे पहले हुई थी। आगे अपन बात करेंगे जैसे 1962 में जो ओम्बुड्समैन को अपनाया गया था वो था न्यूजीलैंड, और उसके अलावा अपने 1967 में वेट कमेटी की रिपोर्ट पर यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में भी ये लोकपाल को अपनाया गया। तो ब्रिटेन जो है लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा देश और प्रमुख देश था जिसने सबसे पहले ओम्बुड्समैन को अपनाया था। तो यहाँ पे अपन बात करें कि ओम्बुड्समैन, यहाँ पे अपन इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओम्बुड्समैन या लोकपाल की जो सबसे पहले स्थापना किस देश में हुई, स्वीडन में। कब हुई ये ईयर भी ध्यान रखें, 1809, और उसके अलावा 1962 में आपकी न्यूजीलैंड और 1967 में यूनाइटेड किंगडम। तो जनरली जो है ये जो क्वेश्चन है न्यूजीलैंड यूनाइटेड किंगडम, ये आपकी यूपीएससी लेवल तक के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें एक जो है घटनाक्रम पूछा जा सकता है कि किस किस देश में कब कब स्थापना हुई, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपके, भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने किस वर्ष लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी। तो यहाँ पे ईयर पूछा है 1956, 1966, 1976 और 1986। तो यहाँ पे देखिए 1966 में जो भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसके अध्यक्ष थे आपके मोरारजी देसाई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, जो आपके बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने 1977 में। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया, और इस प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में यह सिफारिश की कि भारत में भी लोकपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। तो ये पहला आयोग था, पहली संस्था थी जिसने भारत में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की थी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अध्यक्ष कौन थे इसके, मोरारजी देसाई, और सिफारिश कब की थी, 1966-67 में की थी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. वेंकटचलैया आयोग 2002 ने किस पद को लोकपाल के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की थी। ऑप्शन से न्यायपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो देखिए एम.एन. वेंकटचलैया आयोग जो है यह आपके जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा यह संविधान समीक्षा आयोग गठित किया गया था, संविधान समीक्षा आयोग। तो इनके अध्यक्षता में एम.एन. वेंकटचलैया के अध्यक्षता में यह गठित किया गया था। इन्होंने यह सिफारिश की थी कि भी जो लोकपाल की स्थापना की जानी चाहिए, इसके अलावा लोकपाल के दायरे से जो है प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए पूर्ण रूप से, ताकि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि संविधान समीक्षा आयोग जो 2000 में गठित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में, एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में। इस आयोग ने 2002 में सिफारिश दी थी कि लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को बाहर रखा जाना चाहिए। तो ये भी आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में ध्यान रखना। अभी जैसे जो है अभी प्रधानमंत्री शामिल है, अभी वर्तमान में जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है उसके दायरे में प्रधानमंत्री है, लेकिन कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गए या राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कुछ निर्णय हो गए, तो उन अपवादों को छोड़कर जो है प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में रखा गया है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, अपन ने प्रथम प्रशासनिक के बारे में पढ़ा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 की अध्यक्षता किसने की थी, जिसने लोकपाल के गठन की सिफारिश की थी। तो अब देखिए पहले प्रशासनिक आयोग के बारे में अध्यक्ष का नहीं पूछा, ईयर पूछ लिया, तो वहां पे अध्यक्ष और ईयर दोनों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन से देखिए एम.एन. वेंकटचलैया, प्रणब मुखर्जी, वीरप्पा मोइली और अन्ना हजारे। तो वीरप्पा मोइली जो है द्वितीय प्रशासनिक सुधार के आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने सिफारिश की थी कि लोकपाल भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अत्यावश्यक है, इसे जल्द से जल्दी इसका गठन किया जाना चाहिए। तो इसके अध्यक्ष के बारे में ध्यान रखना, वीरप्पा मोइली, इन्होंने जो है लोकपाल के गठन की सिफारिश की थी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब प्रभावी हुआ। ऑप्शन से 15 अगस्त 2013, 1 जनवरी 2014, 16 जनवरी 2014 और 2 अक्टूबर 2014। तो देखिए ये लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम जो है संसद से पारित हुआ था वर्ष 2013 में, ठीक है, संसद से पारित तो ये हो गया था। अब 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दी, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को। तो इसकी मंजूरी जो राष्ट्रपति ने दी और ये पूर्ण रूप से भारत में लागू हुआ, ये लागू हुआ था आपके 16 जनवरी 2014 को देश में लागू हुआ। तो यहाँ पे लागू कब हुआ अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा, डेट 16 जनवरी 2014 और 1 जनवरी 2014 को इसे मंजूरी दी गई थी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, लोकपाल अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और कैबिनेट सचिव द्वारा।
एक चीज अपने को ध्यान रखना है कि जो देश में जो शीर्ष संस्थाएं हैं या जो चाहे वो संवैधानिक निकाय हो या वैधानिक निकाय हो, कुछ अपवादों को छोड़कर मैक्सिमम जो संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका भी ऑप्शन आपके रहेगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। लेकिन इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले जो है खोजबीन समिति जो है, लोकपाल कौन बनेगा, इसके सदस्य कौन बनेंगे, उसके लिए जो है खोजबीन समिति का गठन किया जाता है। खोजबीन समिति का गठन किया जाता है और इसके जो अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य इसमें हो सकते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये। इसके अलावा जो है इसके बाद ये जो लोकपाल के लिए चयनित करती है, उनमें से चयन करती है वो है चयन समिति। चयन समिति में कौन कौन है उसके बारे में अपन अभी क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। और ये चयन समिति सिफारिश करती है राष्ट्रपति को, और जो लोकपाल और उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो आगे अपन चयन समिति और खोजबीन समिति के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चंस में। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब देखिए, लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। जैसे अपन ने चयन समिति की बात की, तो चयन समिति में कौन कौन शामिल नहीं होता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश या राज्यसभा के उपसभापति। तो जो लोकपाल की चयन समिति में आपके राज्यसभा के उपसभापति शामिल नहीं होते हैं, बाकी ये तीनों शामिल होते हैं। तो अपन चयन समिति की बात करें तो देखिए, चयन समिति में कौन कौन शामिल होते हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करें तो इस चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री। तो लोकपाल है तो चयन समिति होती है, उसके अध्यक्ष तो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। दूसरे आपके जो होते हैं वो है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा को शॉर्ट में एलएस कर दिया, लोकसभा में विपक्ष के नेता। और विपक्ष का नेता नहीं हो तो सबसे बड़े दल का नेता, ठीक है। अगर विपक्ष का नेता नहीं होता है तो जो लोकसभा में सबसे बड़ा दल है, जिस दल के पास सर्वाधिक संख्या है सरकार के बाद, जो सत्ताधारी दल है उसके बाद, तो वो होता है आपके इसमें शामिल। इसके अलावा जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई कर दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश। और इसके अलावा एक और सदस्य होता है प्रख्यात न्यायविद। प्रख्यात न्यायविद मतलब जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये प्रख्यात न्यायविद, जिसे न्यायिक जो संवैधानिक प्रावधानों का बहुत अच्छा नॉलेज हो, वो इसमें शामिल होता है। तो मेन चीज ध्यान रखना, लोकपाल की जो चयन समिति होती है उसमें टोटल जो है 5 मेंबर शामिल होते हैं, जिसमें आपके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता 2 आपको ध्यान रखना है लोकसभा से। और इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और एक प्रख्यात न्यायविद जो राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, लोकपाल के अधीन आने वाले अधिकारियों की श्रेणी में कौन शामिल नहीं है। मतलब लोकपाल के जो क्षेत्राधिकार है उसमें कौन कौन शामिल नहीं होता है। ऑप्शन से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसेवक और केंद्र सरकार के कर्मचारी। तो यहाँ पे देखिए, जो राज्य स्तर की संस्था है वो लोकायुक्त है, जबकि केंद्रीय स्तर की संस्था है वो लोकपाल है। तो लोकपाल के अधीन जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त या केंद्र सरकार के कानून द्वारा निर्मित जो संस्थाएं हैं वो दायरे में आती है। तो यहाँ पे जो लोकपाल के दायरे में कौन नहीं आते, वो है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य स्तर का संवैधानिक पद है, और ये राज्य सरकार जो है, अगर लोकायुक्त के दायरे में अगर राज्य सरकार ने प्रावधान किया है, राज्य के विधानमंडल ने प्रावधान किया है, तो उसके दायरे में आएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, लोकपाल में जो है केंद्र सरकार के अधीन या उसके द्वारा जो है कानून द्वारा निर्मित जो पद या संस्थाएं हैं वो इसके दायरे में आती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए, लोकपाल में जो अपन प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे कि लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच किन परिस्थितियों में की जा सकती है। मतलब प्रधानमंत्री की जांच किन परिस्थितियों में की जा सकती, नहीं की जा सकती, वो नहीं पूछा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके इंडियन पॉलिटी में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टेटमेंट आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है कि जांच की जा सकती है या नहीं की जा सकती। सही कथन पूछा है या गलत कथन पूछा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में जांच नहीं की जा सकती, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विदेश संबंधों से जुड़े मामलों में भी जांच नहीं की जा सकती। लोक व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित मामलों में भी जांच नहीं की जा सकती। निजी लाभ के आरोपों में, अगर प्रधानमंत्री पर यह लाभ है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी तरह की रिश्वत या किसी तरह का उन्हें लाभ हुआ है, तो उनकी जांच की जा सकती है। तो केवल आपकी स्टेटमेंट
4 इसमें करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सही सिर्फ एक आधार है जो निजी लाभ के आरोपों पर प्रधानमंत्री के विरुद्ध जांच की जा सकती है, तो आपका आंसर रहेगा बी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है लोकपाल के पद की अवधि कितनी होती है, मतलब लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए 3 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो जो लोकपाल का कार्यकाल होता है वो आपके 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक कवर हो रहा होगा। जैसे लोकपाल क्या होता है, उसकी स्थापना के बारे में अपन ने बात की, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, वो सारी चीजें अपन पढ़ रहे। तो जब टॉपिक के एंड में जब अपन क्लास खत्म करेंगे तो आई होप आपको पूरा टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें, देखिए नियुक्ति कार्यकाल के बारे में बात की। अब क्वेश्चन है लोकपाल के किसी सदस्य को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, मतलब लोकपाल को किस तरह से हटाया जा सकता है? तो इसके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, लोकसभा अध्यक्ष के समान, कैबिनेट सचिव के समान और चुनाव आयुक्त के समान। तो देखिए जो लोकपाल के सदस्य या लोकपाल के प्रमुख को जो हटाने का प्रोसेस है वो उसी तरह से है जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से हटाया जाता है संसद द्वारा, तो उसी तरह से हटाने का प्रोसेस है जो है। तो इसका आंसर आपके रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। मतलब क्या है कि इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं कि उनके खिलाफ जो है हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। अब किसी भी सदन में लाने के बाद उनके प्रस्ताव जो हटाने का प्रस्ताव उस हेतु जो है सदन का सभापति या अध्यक्ष उसके हेतु उसके लिए न्यायाधीश की अध्यक्षता में, पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन करते हैं। अगर जांच समिति उनके आरोपों को सही पाती है तो फिर उनको जो है न्यायाधीश को भी 14 दिन पूर्व सूचित करना होता है, या यहाँ पे लोकपाल को 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है सूचित करने के बाद वह अपना पक्ष रख सकता है। तो जैसे लोकपाल को हटाने का प्रस्ताव जो है वो लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन है संसद के, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने लोकपाल को हटाने का प्रस्ताव लाया लोकसभा में, तो जांच समिति ने जांच की। अगर जांच में पाया गया कि यहाँ पे कदाचार या अक्षमता, मतलब जांच समिति ने इन्हें दोषी माना है, तो यहाँ पे इन्हें हटाने का प्रस्ताव जो है यहाँ पेश किया जाएगा। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रस्ताव पारित होता है किस आधार पर जो होता है? विशेष बहुमत से। एक तो कुल साधारण बहुमत सॉरी एक तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, एक तो ये चीज है, और एक रहेगा आपके उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ठीक है, तो ये विशेष बहुमत होता है। तो इस आधार पर आपके जो है ये प्रस्ताव पारित होगा लोकसभा में। अगर लोकसभा में पहले पेश किया तो अगर ये लोकसभा से प्रस्ताव पारित होता है तो ये जाएगा राज्यसभा के पास, और अगर राज्यसभा के पास प्रस्ताव जाता है तो लोकपाल को अपना पद छोड़ना रहेगा। ये सेम टू सेम प्रोसेस जो है ये आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए चुनाव आयुक्त है, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त होता तो आपके दोनों सेम हो जाता, लेकिन मेन जो प्रोविजन है अधिनियम में वो आपके सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाने के समान का प्रोसेस आपके उल्लेख है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके है लोकपाल अधिनियम 2013 के अंतर्गत कितने सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है? अधिकतम 5, अधिकतम 6, अधिकतम 8 और अधिकतम 10। तो लोकपाल में जो है अधिकतम आपके 8 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, लोकपाल की जो संरचना है उसके बारे में अपन बात करें तो देखिए लोकपाल की संरचना के बारे में बात करें तो लोकपाल में देखिए एक तो प्रमुख हो सकता है और 8 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो अधिकतम लोकपाल में कितने हो सकते हैं? 9 मेंबर होते हैं अध्यक्ष सहित। तो यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखिए कि अध्यक्ष सहित जो है 9 सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष के अलावा जो है लोकपाल प्रमुख के अलावा जो है वो 8 आपके सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखिए कि कई बार क्वेश्चंस क्या है इस तरह से पूछा जाता है कि लोकपाल के में प्रमुख के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? 8, या लोकपाल सहित कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो टोटल 9 सदस्य हो सकते हैं। इस तरह के ट्रिकी स्टेटमेंट या क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लोकपाल को जांच के लिए किन संस्थाओं की रिपोर्टों का उपयोग करने का अधिकार है? तो देखिए लोकपाल जब जांच करता है किसी मामले की तो किससे रिपोर्ट मांग सकता है, किससे वो मामले की सुनवाई के लिए कह सकता है? तो देखिए ऑप्शन है सीबीआई, सीवीसी, दोनों ए और बी, और केवल गृह मंत्रालय।
तो जब लोकपाल किसी मामले की जांच करता है तो वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो दोनों को जांच के लिए कह सकता है, इनसे रिपोर्ट भी मांग सकता है। तो इसमें आपके दोनों आंसर रहेंगे, तो सी आंसर इसका करेक्ट रहेगा। सीबीआई और सीबीसी दोनों को जांच के लिए कह सकता है, दोनों से रिपोर्ट मंगवा सकता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन की, इसमें है कि भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए भारत का जो पहला लोकपाल है ये आपके मार्च 2019 में नियुक्त किया गया, और ये कौन है उसके ऑप्शंस के बारे में बात करें, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। तो भारत के पहले लोकपाल के रूप में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया था मार्च 2019 में। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दूसरे लोकपाल मतलब जो वर्तमान में लोकपाल है, दूसरे लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मतलब यहाँ पे देखिए दूसरे लोकपाल और वर्तमान में जो लोकपाल है वो कौन है। तो अपन ऑप्शंस के बारे में बात करें, पिनाकी चंद्र घोष, अजय माणिकराव खानविलकर, एल नारायण स्वामी और ऋतुराज अवस्थी। तो देखिए वर्तमान में जो भारत के लोकपाल है या दूसरे लोकपाल है वो क्या है, अजय माणिकराव खानविलकर या एएम खानविलकर। तो ये वर्तमान में लोकपाल है। और इसके अलावा न्यायमूर्ति जो एल नारायण स्वामी और ऋतुराज अवस्थी है ये आपके अभी वर्तमान में लोकपाल में सदस्य के रूप में है, न्यायिक सदस्य है। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष जो है वो आपके भारत के पहले लोकपाल है। तो यहाँ पे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अब देखिए जो मेंबर्स के बारे में पूछा है कि भाई कौन कौन मेंबर्स है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन पर बात करने से पहले अपन संरचना के बारे में बात करें। तो संरचना के बारे में अपन ने बात की थी कि एक प्रमुख और 8 सदस्य हो सकते हैं। अब इसमें 8 में से देखिए आधे सदस्य तो होने चाहिए आपके न्यायिक सेवा से। ठीक है, आधे जो है न्यायिक सदस्य होने चाहिए, मतलब जो जुडिशियल सर्विसेज का अनुभव हो वो होनी चाहिए। और आधे मेंबर्स जो है वो आपके SC ST OBC अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से होने चाहिए। ठीक है, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग। ठीक है, तो ये जो है ये आपके जो है संरचना है इसकी कि भाई लोकपाल में एक तो संरचना के बारे में अपन ने बात कर ली, एक प्रमुख और 8 सदस्य होते हैं। अब 8 में से जो है आधे सदस्य तो न्यायिक सेवा से होने चाहिए और आधे सदस्य आपके SC ST OBC अल्पसंख्यक या महिलाओं में से होने चाहिए। तो अब अपन इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में कौन कार्यरत है। अपन ने बात की न्यायिक सदस्य, तो वर्तमान में कौन कौन है, न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए जो न्यायिक सदस्य वर्तमान में है वो 3 है, न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी आपके 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तो यहाँ पे तीनों जो है वो न्यायिक सदस्य है, ये आपके इसमें सभी शामिल होंगे। तो इसमें आपका आंसर रहेगा सी, 1, 2 और 3, तीनों न्यायिक सदस्य। अभी वर्तमान में जो है ये तो जो है संरचना है। अभी वर्तमान के बारे में बात करें तो वर्तमान में देखिए एक तो आपके हैं न्यायिक, एक तो प्रमुख है और इसके अलावा 6 सदस्य है। ठीक है, तो अपन ने न्यायिक सदस्यों के बारे में बात की। आगे अपन जो है और कौन कौन मेंबर है उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से लोकपाल संस्था के न्यायिक सदस्य है। न्यायिक सदस्य कौन कौन है, तो संजय यादव, सुशील चंद्र, ऋतुराज अवस्थी और एल नारायण स्वामी। तो यहाँ पे देखिए संजय यादव, न्यायमूर्ति संजय यादव, ऋतुराज अवस्थी और एल नारायण स्वामी, ये तो आपके हैं न्यायिक सदस्य। और गैर न्यायिक सदस्यों में आपके श्री सुशील चंद्र है। सुशील चंद्र जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रह चुके हैं और वर्तमान में लोकपाल के सदस्य भी है। तो इस कारण से आपने को ये ध्यान रखना है कि न्यायिक सदस्य कौन है और जो गैर न्यायिक सदस्यों में कौन कौन शामिल है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन अधिनियम। इस लोकपाल अधिनियम में जो है वह संशोधन किया गया 2016 में, ये भी चीज ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहले ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो पारित किया गया वो था वर्ष 2013 में। ये लागू हुआ 16 जनवरी 2014 को। और यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है लोकपाल में संशोधन कब किया गया, तो 2016 में संशोधन किया गया। पहली चीज ये क्या संशोधन किया, उसके अनुसार यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो चयन समिति में कौन कौन शामिल होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन है आपके, जैसे उस वक्त क्या है कि जैसे 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश के, तो उस समय क्या है कि जो है विपक्ष का नेता पद को मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि उन्होंने जो है कुल लोकसभा की सदस्य संख्या से 1/10 जो 10वां हिस्सा है उस उतने मत कांग्रेस ने नहीं प्राप्त, उतने जो है सांसद उसके नहीं थे। इस कारण से विपक्ष का नेता नहीं था। तो 2016 में संशोधन किया गया और उसके तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि
लोकसभा में विपक्ष का नेता मान्यता प्राप्त नेता नहीं है तो क्या होगा, को किसे इसमें शामिल किया जाएगा, तो वो है ऑप्शन आपके राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा का सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता, लोकसभा का सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता, लोकसभा के सबसे पुराने दल का नेता। तो देखिए लोकसभा में जो है वो सबसे बड़ा जो विपक्षी दल रहेगा उसके नेता को विपक्षी दल के नेता की जगह आपको शामिल किया जाएगा उसकी चयन समिति में। तो एक तो ये प्रावधान किया गया। इसके अलावा जो है इसमें जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि जो लोक सेवा के सिविल सर्वेंट है उनको 30 दिन के भीतर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। तो इस संशोधन में ये जो है निर्धारित अवधि जो 30 दिन की इसको हटाकर जो है इसको हटा दिया गया और इसके अलावा सरकार पर छोड़ दिया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो ट्रस्टियों जो इसके अलावा ट्रस्टियों जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं, इसके अलावा जो फॉरेन से जिनको फंड्स प्राप्त होते हैं उनके लिए भी जो है वो प्रोविजंस किए गए, उनको जो संपत्ति का ब्यौरा देने संबंधी प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉरी आगे अपन बात करें लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन अधिनियम से पहले अधिनियम की धारा 44 के अनुसार सरकारी सेवा में आने के कितने दिनों के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना होता था। देखिए यहाँ पे अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है किस तरह से कि देखिए यहाँ पे लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2016 मतलब इसको डाल के इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया कि क्या इसके बारे में पूछा, लेकिन इसके बारे में नहीं पूछा, इन्होंने पूछा से पहले। तो यहाँ पे क्या है कि इससे पहले क्या प्रोविजन था वो पूछा है। तो देखिए सरकारी सेवा में आने के कितने दिनों के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्तियों का विवरण देना होता था, तो ऑप्शन है 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन। तो यहाँ पे जो है 30 दिन का प्रावधान था, लेकिन इस संशोधन के तहत जो है ये प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया और इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में इन्हें संपत्तियों का ब्यौरा देना पड़ेगा। समय अवधि के प्रावधान को इन्होंने हटा दिया। तो ये जो धारा है वो भी आप ध्यान रखिए, कौन सी धारा थी, 44 की धारा थी। इसके तहत जो है सिविल सर्वेंट्स को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा संपत्ति घोषणा की 30 दिन की समय सीमा को घटा दिया गया, समाप्त कर दी गई, 60 दिन कर दी गई, 1 वर्ष कर दी गई। तो इस जो है समय सीमा को समाप्त कर दिया गया, ये अपन ने बात कर ली। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है लोकपाल अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हो सकता है, मतलब लोकपाल का जो अध्यक्ष है या प्रमुख है उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में है। तो ऑप्शन है केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश जो वर्तमान में न्यायाधीश है, केवल सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्र का विशेषज्ञ। तो देखिए जो है और इसके अलावा उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। तो जो लोकपाल का अध्यक्ष हो सकता है वो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश मतलब पूर्व सीजेआई हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश भी हो सकता है, या जो भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्र है या सार्वजनिक क्षेत्र में जिसे न्यूनतम 25 वर्षों का अनुभव है तो वह लोकपाल का प्रमुख हो सकता है। तो इसका आंसर आपके सी रहेगा। बेसिकली जो ये आपका क्वेश्चन है ये आपका लोकपाल के प्रमुख या अध्यक्ष की योग्यताओं से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है किस तरह से कि भाई लोकपाल के प्रमुख के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। 3 स्टेटमेंट दे दिया, 3-4 स्टेटमेंट दे दिए, उनमें से आपको पूछा जाएगा कि इनमें से सही युग्मों का चयन कीजिए। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके स्टेट पीसीएस या आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है लोकपाल के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 5, 6, 8 और 10। तो ये अपन ने बात कर ली कि लोकपाल के अधिकतम जो है 1 + 8 मतलब 8 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर आपके सी रहेगा। वर्तमान की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में लोकपाल में एक तो प्रमुख है और 6 इसके सदस्य है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है वो है लोकपाल के सदस्यों में न्यूनतम 50% किन वर्गों से होना चाहिए। इसके बारे में भी अपन ने बात की। तो महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, तो ये सभी इसमें शामिल है। तो कलेक्टिव क्या रहेगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं। तो जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो आपके रहेगा डी। यहाँ पे देखिए अपने को एक चीज है कि जब आप जो भी अगर आप कोई एग्जाम है स्टेट पीसीएस यूपीएससी या कोई एग्जाम आप क्रैक कर रहे आप कंपीट कर रहे एग्जाम दे रहे, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो है क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस पढ़ने हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार क्या होता है कि एस्पिरेंट आपके जल्दबाजी में जो उसको सही लगता है वो पूरे ऑप्शन पढ़े बिना ही क्वेश्चन को टिक कर देता है, ऑप्शन टिक कर देता है। इस कारण से क्या है कि उसके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो आपको सारे ऑप्शंस रीड करके उसके बाद ही करेक्ट आंसर को टिक करना है,
ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सके। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हो सकता है? ऑप्शन है कोई भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी भी राज्य का पूर्व लोकायुक्त या सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी। तो लोकपाल के जो न्यायिक सदस्य पूछा है, न्यायिक सदस्य के रूप में आपके सर्वोच्च न्यायालय का जो है पूर्व न्यायाधीश या हाई कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसका सदस्य बन सकता है। तो वर्तमान में जो 3 सदस्य है वो पूर्व न्यायाधीश और हाईकोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके हैं लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यह है क्वेश्चन। ऑप्शन से गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कैबिनेट सचिवालय और वित्त मंत्रालय। मतलब जो खोजबीन समिति होती है, खोजबीन समिति के बारे में बात की, उनको नाम कौन सुझाता है? तो यहाँ पे अपन अपने जो ऑप्शन से गृह मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, कैबिनेट सचिवालय और वित्त मंत्रालय। तो जो है डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। तो जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ये खोजबीन समिति को जो है ये नाम भेजता है कि ये लोग जो है वो लोकपाल के प्रमुख या सदस्य बनने के योग्य है। तो उसके बाद में खोजबीन समिति उनका परीक्षण करती है, वह समिति उनको चयन समिति को भेजती है और चयन समिति उनमें से तय करती है कि किसे लेना है और किसे नहीं। इसके अलावा इसके बाद चयन समिति उन नामों को राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट लोकपाल के लिए गठित खोजबीन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6, 8, 10 और 12। तो लोकपाल की खोजबीन समिति में टोटल जो है वो 8 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके खोजबीन समिति द्वारा सुझाए गए नामों के संबंध में चयन समिति केवल उन्हीं नामों में से चयन कर सकती है, नए नाम प्रस्तावित नहीं कर सकती, सुझाए गए नाम चुन भी सकती है, नहीं भी उन्हीं नामों को संसद में प्रस्तुत करती है। तो देखिए जो चयन समिति होती है ये आपके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है। ठीक है, तो यह समिति जो है खोजबीन समिति द्वारा भेजे गए नामों को जो है चुन भी सकती है और इसके अलावा अपने तरफ से भी नाम जोड़ सकती है और उनको उनकी सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकती है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि चयन समिति को इसकी सिफारिशें मानने की बाध्यता नहीं है, ये इसकी सिफारिशें जो है वो सिर्फ एडवाइजरी होती है, मतलब सलाहकारी सिफारिशें हैं, मानने की बाध्यता नहीं है। चयन समिति जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति है ये नए नाम भी रख सकती है और उनकी सिफारिश भी राष्ट्रपति को भेज सकती है। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है लोकपाल अधिनियम 2013 के अनुसार राज्यों को अधिनियम लागू होने के कितने समय के भीतर लोकायुक्त का पद स्थापित करना चाहिए? अब देखिए लोकपाल एवं लोकायुक्त जो अधिनियम 2013 में पारित हुआ था, जो 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ, तो वो लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान राज्यों में कितने समय में करना चाहिए वो क्वेश्चन है। 6 महीने के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष के भीतर और 3 वर्ष के भीतर। तो इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि राज्यों में जिनमें लोकायुक्त का गठन नहीं किया गया है उनमें 1 वर्ष के भीतर जो है लोकायुक्त की स्थापना हो जानी चाहिए। ये बाध्यकारी प्रावधान था, मतलब जो है अनिवार्य प्रावधान किया गया था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है आपके स्टेटमेंट बेस्ड। अब लोकायुक्त का जो लोकपाल का जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में पूछा है कि कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। तो प्रधानमंत्री, कुछ अपवादों सहित, मतलब जो अपन ने बात की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश मामला, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उनके अलावा केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए बी सी डी के श्रेणी के कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारी है। ठीक है, तो सही विकल्प इनमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो देखिए इसमें सभी शामिल होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी। लेकिन अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री ये अगर मेंशन नहीं आता कुछ अपवादों सहित, तो आपके प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल जो व्यक्तिगत आरोप उसके आधार पर ही उनकी जांच की जा सकती है, अन्य जो मामले हैं उनके खिलाफ उनकी जांच नहीं की जा सकती। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है लोकपाल को भ्रष्टाचार से प्राप्त संपत्तियों के संदर्भ में क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? ठीक है, कि मतलब लोकपाल को भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में क्या अधिकार नहीं प्राप्त है? रिपोर्ट तैयार करना, परिसंपत्तियों को जब्त करने का अधिकार, सिफारिश भेजना और दंड निर्धारित करना। तो देखिए यहाँ पे जो है लोकपाल का बेसिक मुख्य कार्य क्या होता है? भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करना, और लोकपाल को जो है वो सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त होता है। मतलब एक तरह से जो है वे किसी को भी सम्मन कर सकता है, किसी से भी रिपोर्ट या दस्तावेज मंगा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जांच करता है, उसके बाद रिपोर्ट भी तैयार करता है
और परिसंपत्तियों को जब्त भी करने का अधिकार है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर भ्रष्टाचार से प्राप्त किसी सिविल सेवक ने अगर कोई परिसंपत्ति बनाई है, प्रॉपर्टी बनाई है, तो उससे जब्त भी लोकपाल कर सकता है, सिफारिश भी भेज सकता है, लेकिन जो दंड का निर्धारण नहीं कर सकता। ठीक है, दंड निर्धारित नहीं कर सकता। दंड निर्धारित करने का कार्य जो है वो न्यायपालिका का है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है पूछा है, तो नहीं है कौन सा है, आपके डी आंसर रहेगा, दंड निर्धारित करना। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट रहते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग क्लासेस भी लगवा देंगे। मिलते हैं नए टॉपिक में, नई क्लास में। थैंक यू एवरीवन।